एक बार जब सोच लिया कि नौकरी लेनी है तो जी जान लगा दो। तो एसएससी में भीड़ इतनी ज्यादा कि जो सब कर रहे हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सैटरडे संडे को मेरा यही काम रहता था कि रिवीजन करना, जो मेरे मॉक टेस्ट है उनको दोबारा से देखना कि मेरे से गलती कहाँ हुई, टाइम मेरे को कहाँ लग रहा है। मेन मेरा यही था कि अगर एक बार कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो दूसरी बार मेरा गलत नहीं होना चाहिए। एक बार जो मेरी आंखों के आगे से निकल गया वो क्वेश्चन फिट हो जाना चाहिए दिमाग में। मेन फोकस ये है कि सोर्सेज लिमिटेड और रिवीजन मल्टीपल। एक बात का ध्यान रखें, परमार सर बढ़िया बहुत है, लेकिन जो फ्रेशर बच्चे हैं, जब आपका प्री हो गया था उसके बाद मेंस के लिए क्या किन किन बातों का ध्यान रखा आपने? इतना लेवल नहीं आता कि न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी। और देखो सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी है। मतलब टीचर का रोल एक लिमिटेड रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। साथियों, मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं लोकेश खत्री भाई। एसएससी सीजीएल 2023 से एएसओ है सीएसएस में। ये इनका दूसरा प्रयास था, दूसरे प्रयास में इनको सफलता मिली। तो जानेंगे इनकी जर्नी कि किस तरीके का इनका सफर रहा, क्या क्या इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई तब जाके एक सरकारी ऑफिसर बने। मेंस की स्ट्रेटजी भी थोड़ी जानेंगे, जो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं, मेंस आने वाला है सीजीएल 2024 वालों का। बाकी 2025 वाले भी अपनी तैयारी में लग गए, उसके लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जिस तरीके से एसएससी लगातार जो एग्जाम करवा रही है तो काफी फास्ट है एसएससी, तो आपको भी तैयारी उसी लेवल से करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। लोकेश भाई, स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री में। थैंक यू भाई। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम लोकेश खत्री है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और रहते हैं हम बहादुरगढ़ में। और मेरी स्कूलिंग बहादुरगढ़ से हुई है। ग्रेजुएशन मेरी रोहतक यूनिवर्सिटी से हुई है, एमडीयू से। ओके, क्या करा ग्रेजुएशन में आपने? बी प्रोग्राम। बीए? हाँ, सिंपल बी प्रोग्राम। ओके, प्लेन बीए। ओके, चलिए फिर तैयारी का जोन कब से शुरू हुआ, कब तैयारी शुरू करी? थोड़ा थोड़ा जैसे 12th के बाद ही पता चल गया था तैयारी का कि इस फील्ड में तैयारी करनी है, तो थोड़ा थोड़ा तभी शुरू कर लिया। ग्रेजुएशन के मैं साथ साथ कर रहा तैयारी। बाकी थर्ड ईयर में फिर प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू कर दी थी, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर ली थी। तो थर्ड ईयर से फुल फ्लेज तैयारी शुरू कर ली थी। इसमें आपकी क्या रैंक आई थी 23 वाले में? इसमें आई थी मेरी 1112। 1112। ओके, चलिए थोड़ा फिर जब आप सीरियस तैयारी करने लगे तो कोचिंग वगैरह के बारे में आपने रिसर्च करा हुआ, कहाँ से पढ़ना है, तो कोचिंग के फेज के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे तैयारी करी? इंग्लिश के लिए मैंने क्रिस्टोफर सर से कोचिंग ली थी और मैथ्स के लिए गगन प्रताप सर। ओके, तो बाकी जो रीजनिंग है वो मॉक टेस्ट से हो गई थी और जीके के लिए लूसेंट और वीडियोस वगैरह यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख लेते थे, उससे हो गया। आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो कौन कौन है? फैमिली में दादी हैं, मम्मी है, भाई और भाभी हैं। ओके, चलिए तो जैसे स्ट्रेटजी पर हम आपके आते हैं, तो आपने मैथ की तैयारी जब आपने शुरू करी तो कैसे मैथ स्टार्ट करा और कैसे प्रॉपर आपने पूरा नोट्स वगैरह, इसके बारे में थोड़ा बताओ। मैथ्स की जैसे ऑनलाइन क्लास ली थी, तो एक क्लास देखते थे, फिर उसके नोट्स बनाते साथ साथ हैं और शाम को एक बार उसकी रिवीजन कर लेते थे। और ऐसे ही जब एक बार कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर जो गगन प्रताप सर ने शीट्स प्रोवाइड की थी, फिर वो शीट 3-4 बार वो शीट लगाई। फिर एक दिक्कत रह गई हमारे में कि हमने पी/क्यू उस टाइम पे नहीं उठाए साथ में। फिर शीट लगाने के बाद हमने पी/क्यू उठाए, फिर 3-4 बार पी/क्यू लगाए। पी/क्यू इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आप अगर ऑनलाइन किसी से पढ़ रहे हो तो क्लास ले लो, क्लास रेगुलरली लेनी पड़ेगी आपको। फिर वो टीचर जो आपको बता रहा है उसके नोट्स बना लो और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर लगाओ। ये इनफ है मैथ में? इनफ है मैथ के लिए, बिल्कुल। और कोई एक्स्ट्रा बुक वगैरह रिसोर्सेज आपने कोई यूज किया? नहीं, पी/क्यू के लिए पिनेकल ली थी, मैथ्स की पिनेकल है, वही लगाई थी, इनफ है वो। ओके, इंग्लिश आप बता रहे थे कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक थी। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे चैनल से ऐसे जुड़े हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, पर उस तरीके की उनकी पढ़ाई नहीं हुई ग्रेड्स वगैरह, तो इंग्लिश में नॉर्मली वीक ही रहते बच्चे। तो कैसे पूरा बताओ थोड़ा बेसिक से, कैसे इंग्लिश का डर खत्म कैसे करें, फिर कैसे तैयारी उसकी बढ़ाया? देखो, क्रिस्टोफर सर तो जानी उन बच्चों के लिए जाते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आती, वो जीरो से शुरुआत करते हैं। तो उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत बढ़िया है, जो मतलब एक कनेक्ट हो पाता है बच्चा उनसे। जो गांव से बच्चा आता है वो उनसे कनेक्ट हो पाता है। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है। और फिर उन्होंने जैसे सिंपल रूल्स नहीं लिखवाए, थोड़ी ट्रिक के साथ याद करवाते हैं। जैसे वकैब है, वकैब के लिए भी ट्रिक होती है, ग्रामर के रूल्स हैं, तो एग्जाम्पल ऐसे लिखवाते हैं कि आप उनसे मतलब कनेक्ट कर पाते हैं कि भाई हाँ, आपका नाम लेके आपका ही एग्जाम्पल लिखवा देंगे। जैसे क्लास में बैठे हैं, क्लास में नाम पूछ लिया किसी से, उन्हीं का नाम लेके लिखवा दिया। और फिर जैसे उनकी बुक्स वगैरह थी तो उन्होंने बुक्स प्रोवाइड की थी, वो बुक्स भी बढ़िया थी। बुक्स वो भी, उसमें भी कोई मतलब बढ़िया थी। नहीं, जैसे क्रिस्टोफर सर से आपने पढ़ाई करी है, बट वो तो ऑफलाइन अवेलेबल है शायद। ऑनलाइन कोई कोर्स नहीं, ऑनलाइन भी है, लेकिन मैंने उस टाइम पे
ऑफलाइन ली थी, उस टाइम पे नहीं था ऑनलाइन, लेकिन अब आ चुका है ऑनलाइन भी। और जैसे अब आप काफी सारे बच्चे आपसे जुड़े होंगे आपके सोशल मीडिया पे, तो वो आपसे पूछते भी होंगे, अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए घर से इंग्लिश के क्या क्या रिसोर्स आपको लगते हैं अभी सजेस्ट करोगे आपकी, कैसे वो घर से तैयारी कर सकते हैं? देखो वोकैब के लिए तो मैं आज भी वही क्रिस्टोफर सर की बुक वो बताता हूँ जो अवेलेबल होगी। हाँ, BMW नाम से एक बुक आती है, वो बहुत बढ़िया है। और जैसे मैंने ग्रामर की तो क्लासेस ले रखी थी, तो मास्टरपीस नाम से एक बुक आती है ग्रामर की, वो भी बढ़िया है। उसमें भी पहले रूल्स हैं सारे, फिर उन एक्सरसाइज दे रखी हैं, और 13-14 सेट है उसके एक्सरसाइज के। एक बार वो कर लोगे तो मतलब जिस चैप्टर का करोगे वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका। और देखो सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी है, मतलब टीचर का रोल एक लिमिटेड रहता है, उसके बाद तो फिर खुद का ही रहता है, क्योंकि कोचिंग पे तो इतने बच्चे आते हैं। सही बात है। तो वो कंटेंट तो सभी को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उस कंटेंट को बार बार रिवाइज करना, बार बार याद करना, उसको वही मेन होता है, वही आपको दूसरी जो भीड़ है उससे अलग निकालता है, आपको आगे लेके जाता है। कंप्रिहेंशन के लिए जैसे रीडिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो आप क्या रीड करते थे, क्या सजेस्ट करोगे? जैसे न्यूज़पेपर की बात करते हैं बहुत सारे टॉपर, बट जो बहुत वीक है उनकी इंग्लिश है, वो तो हिंदू पढ़ेंगे या फिर इंडियन एक्सप्रेस, तो उनको नहीं समझ में आ रहा, तो रीडिंग के लिए क्या सजेस्ट करोगे? शुरू में हमको भी यही बताया कि भाई न्यूज़पेपर ट्राई करो, लेकिन फिर वो देख लिया था कि भाई इतना लेवल नहीं आता कि न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी। जैसे क्रिस्टोफर सर ने उसके लिए भी अलग से एक प्रोवाइड करवाई थी, इसके PQRS हो गया, पैसेज हो गया, और एक दो टॉपिक और था, उनकी भी अलग से मतलब वो बताया था कि भाई ये बुक्स हैं, इनसे पढ़ो। और वहां भी क्लास में भी हमको कराया था, तो हो गया था। बाकी अगर किसी को लगती नीड, मुझे नहीं लगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए आप पढ़ सकते हो, जैसे प्री के बाद अगर मेंस के लिए आपके पास टाइम है 1-2 महीना, तो आप कर सकते हो। बाकी न्यूज़पेपर SSC में न्यूज़पेपर जितनी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े आपको इंग्लिश के लिए। अपने मेंस की बात करें तो भी मेंस आने वाला है, बट जब आपका प्री हो गया था उसके बाद मेंस के लिए क्या किन किन बातों का ध्यान रखा आपने, या फिर कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपने कैसे उसको और इम्प्रूव कैसे करा? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को GK GS के लिए मैं एक किताब सजेस्ट कर रहा हूं। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चंस कवर करे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो 6500 प्लस TCS MCQs इसमें पूछे गए हैं। तो आप देख इसमें जैसे एग्जाम्स की बात करें, CHSL, CGL, आपके CDS, CPO सारे एग्जाम्स कवर करे गए हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो GK GS के लिए बेहतरीन है। आप इसको अगर करते हो, इसके MCQs से आप प्रैक्टिस डेली करते हो, तो आपका GK GS आसानी से जल्दी कवर हो जाएगा और डेली प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, तो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और ये पिनेकल का है, तो वैसे भी आप इस पर विश्वास कर सकते हो। सारे टॉपर, सारे टीचर्स हमेशा ही सजेस्ट करते रहते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट मेंस में मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने रिवीजन नहीं की थी। तो सेकंड मेंस में मैंने यही इसी बात का ध्यान रखा था कि रिवीजन एग्जाम से पहले कम से कम 2-3 बार रिवीजन जरूर हो। तो जैसे ये होगा कि 1 महीना बच गया मेंस का, तो मैंने उसी टाइम पे रिवीजन करनी शुरू कर दी थी, तो तब जाके मेरी 2 ही बार रिवीजन हुई। अगर मैं 10 दिन पहले शुरू करता रिवीजन, तो शायद अब की बार भी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो रिवीजन का ध्यान बहुत जरूरी रखना है कि उस एग्जाम से पहले कम से कम 2-3 बार तो रिवाइज आप कर ही लें, क्योंकि मेन चीज क्या है कि ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ आता है, आप एटलीस्ट जो आपको आता है वो गलत ना करें, कम से कम उस चीज में तो आप सबसे आगे रहें कि जो आपको आता है वो आप गलत नहीं करते। बाकी ऐसा तो कोई है नहीं जिसको सब कुछ आता है। सही है। तो उसमें तो ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट ये तो ठीक करें आप। ओके, GK GS की अगर बात करें तो कैसे आपने तैयारी करी और कैसे कर सकते हैं जो आने वाले बच्चे? GK GS पहले तो लूसेंट की थी, लूसेंट से सिलेबस किया था, और इकोनॉमिक्स के लिए एक SSC व्लॉग्स नाम का चैनल है। बाकी अब तो मतलब उन्होंने वीडियो बनानी बंद कर दी, उन्होंने इकोनॉमिक्स की बना के डाल रखी है, उससे बहुत हेल्प हुई थी मेरी, मतलब इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया था मेरा। बाकी के जो सब्जेक्ट है वो लूसेंट से हो गए थे। स्टैटिक के लिए परचम क्लासेस था, और प्री के बाद मुझे फिर परमार सर का पता चला था, फिर मैंने परमार सर का जो PYQ रिवीजन होता है, फिर मैंने वो पढ़ा था PYQ, तो उससे काफी हेल्प हुई मेरी परमार सर के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, परमार सर बढ़िया बहुत है, लेकिन जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको एक बार पहले खुद से सिलेबस कर लेना चाहिए, तभी उनके कंटेंट को वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। वरना परमार सर का कंटेंट एब्जॉर्ब करना कोई आसान बात नहीं है। उनका मतलब कंटेंट बढ़िया है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एब्जॉर्बिंग पावर भी तो होनी चाहिए बच्चे में। अब सिर के ऊपर से जा रहा है, वो लिखे जा रहा है, रिवीजन करने का टाइम नहीं उसके पास। तो अगर आप परमार सर से पढ़े तो एक बार सिलेबस खुद से कर लें, और फिर परमार सर के साथ ही वही है
कंटेंट लिखवाते हैं तो रिवीजन करने की जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने दे दिया कंटेंट, जो देना था बढ़िया देते हैं कंटेंट भी, लेकिन रिवीजन तो आपको करनी पड़ेगी। कम से कम 2-3 बार रिवीजन जरूर करें आप उसकी। जो परमार सर देते हैं कंटेंट बढ़िया देते हैं। ओके, इतने सारे सब्जेक्ट हो गए। अब जो नया बच्चा तैयारी में आता है तो वो डेली 2-3 घंटे क्लासेस ले रहा है, फिर आपने वो कैसे रिवीजन का शेड्यूल कैसे बनाया है? क्योंकि अब डेली क्लासेस ले रहा है सब्जेक्ट के और नोट्स भी बना रहा है साथ साथ, फिर उसको रिवाइज करने का टाइम कब मिलता था? क्या शेड्यूल क्या होता था आपका पूरा? सर मैं जैसे 5 दिन क्लास आती थी, सैटरडे संडे ऑफ रहता था। मैंने भी उसी तरह से करा कि 5 दिन क्लास ली, उसको शाम को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, अगर कुछ बच गया तो सैटरडे संडे में अपना रखता था। सैटरडे संडे को फिर फुल रिवीजन चलता था। कभी ऐसा हुआ संडे को पहले खत्म हो गई रिवीजन तो एंजॉय कर लेते थे। तो रेस्ट भी जरूरी है बच्चे के लिए। तो मतलब 5 दिन आप क्लास ले रहे हो, 2 दिन रिवीजन, फिर वही बात रही, रिवीजन तो बहुत जरूरी है, वही आपको औरों से अलग करेगी रिवीजन। तो रिवीजन के लिए टाइम निकालें। 5 दिन है जैसे क्लास चल रही है, क्लास 5 दिन तक सेम शेड्यूल रखें। सैटरडे को रिवीजन शुरू करें और मतलब सैटरडे संडे रिवीजन के लिए रखें आप। सैटरडे संडे मिलता है तो उसमें सारे सब्जेक्ट रिवाइज करें। हाँ, जितना भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा उसको रिवाइज करें। और जैसे मंथ के लास्ट में 1-2 दिन निकाल लें, उसको फिर ये देख लें कि पूरे मंथ में कोई ऐसी चीज है जो आपकी रह गई हो, वरना फिर रिवीजन कर लें, क्योंकि बार बार रिवीजन करेंगे तो और बढ़िया से एब्जॉर्ब कर लेता है। आप सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहे थे या फिर जैसे मैथ पहले कर लिया, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश पहले कर लिया था और मैथ उसके बाद किया था, और जीके साथ साथ चल रही थी। इंग्लिश के भी साथ चल रही थी और मैथ के। इंग्लिश और मैथ मैंने एक साथ नहीं किया था, इंग्लिश अलग किया था, मैथ अलग किया था, लेकिन जीके और रीजनिंग ये साथ साथ चल रही थी। पहले आपने इंग्लिश कर ली, फिर जब मैथ करे तो इंग्लिश का रिवीजन करते रहते थे और मैथ चलता रहता, ऐसा करा। क्योंकि एक साथ ही नहीं सब्जेक्ट पढ़ना मुझे नहीं लग रहा, बाकी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखा उसके हिसाब से पॉसिबल नहीं है। जो मेरा लेवल था उसके हिसाब से मुझे यही ठीक लगा कि पहले एक एक करके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि पहले तो यही रहता था कि मैथ और इंग्लिश का ज्यादा रहता था, तो उसके हिसाब से तो वही करना था कि भाई मैथ और इंग्लिश तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, नोट्स कैसे बनाते थे आप? जैसे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे क्लास देख रहे हैं और एज इट इज जो टीचर बोर्ड पे लिख रहा है वो अपना उस पे कॉपी पे लिखते जा रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े नोट्स उनके हो जा रहे हैं। जब रिवीजन करने बैठते तो उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा क्या था। तो नोट्स एग्जैक्ट कैसे बनाते थे? अब शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे, कैसे करते? नहीं, नोट्स तो देखो, जो जैसे क्वेश्चन चल रहा है तो कॉन्सेप्ट तो पहले ही बता देते टीचर, तो क्वेश्चन करवाते तो कोई अगर ऐसा अलग से क्वेश्चन दिखता कि भाई हाँ ये कर लें, तो पहले खुद ट्राई करते थे, फिर नहीं होता तो फिर टीचर का देख लेते थे। तो फिर धीरे धीरे जैसे कोई जो अगर हमें शॉर्ट तरीके से आता है तो मैंने खुद का आंसर बना लिख लिया, अगर फिर मेरे उससे नहीं आ रहा तो मैं टीचर का देखता था। अब टीचर ने छोटा बताया तो टीचर का लिख लिया, खुद से अगर शॉर्ट मेथड है तो खुद से लिख लिया। बाकी जब टीचर बता रहा तो ठीक ही बता रहा होगा, मैं तो वही सोच बताता हूँ कि टीचर का ही प्रेफर करें, मतलब खुद से ट्राई करें, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा तो टीचर का प्रेफर कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी जो मेंस में कंप्यूटर भी आता है तो कंप्यूटर के लिए कैसे कराते हैं? कंप्यूटर के लिए मैंने एससीएम के लिए पढ़ा था एक बार पहले। नवीन सर की क्लासेस है, नवीन सर RWA में पढ़ाते हैं, फिर वो मैंने एक बार पढ़ लिया था। फिर रिवीजन के लिए तो मैंने RB चैनल है कि यूट्यूब पे, उनकी क्लासेस हैं, वो बढ़िया है, लगभग हो जाता है उससे। अगर वो पढ़ लोगे वो भी इनफ है उसके लिए। मॉक्स के बारे में थोड़ा बताओ, कितने मॉक लगाए थे आपने? मॉक लगाने का क्या तरीका, कैसे एनालाइज करते थे उसको? प्री के लिए तो वही था कि ये रोज का एक लगा ही लेता था जब से एग्जाम पास आता था, वरना ये रहता था कि एक वेडनेसडे को एक सैटरडे को, ये 2 रखता था। अगर एग्जाम पास आ गया तो फिर डेली का शुरू हो जाता था। टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड ये रखे थे। फिर जैसे मेंस का, मेंस में कुछ और प्लेटफॉर्म भी आ गए जो संडे का फ्री रखते थे, तो फिर उनके भी 1-2 टाइम, लेकिन ज्यादा नहीं गए थे। मेनली यही था कि टेक्स्ट बुक का जैसे मैं 3 लगाना शुरू कर दिया कि मेंस के टाइम पे, फिर एक ट्यूसडे को, एक थर्सडे को, एक फ्राइडे या सैटरडे को आ जाता था ओली बोर्ड का, तो फिर सैटरडे को ओली बोर्ड का लगा लेते थे। तो फिर सैटरडे को संडे को जितने भी मॉक टेस्ट किए हैं मैं जैसे नोटबुक में राइट डाउन कर लेता था कि भाई ये मेरा क्वेश्चन छूटा था, ये मेरा गलत हुआ था और इसमें मेरे को टाइम ज्यादा लग गया था। तो मैं मतलब भले ही क्वेश्चन ऐसा हो कि भाई मेरे को आता था वैसे रहेगा, लेकिन छूटा है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तो मैं उसको राइट डाउन करता था। फिर उसको बार बार सैटरडे संडे को मेरा यही काम रहता था कि रिवीजन करना, जो मेरे मॉक टेस्ट है उनको दोबारा से देखना कि मेरे से गलती कहाँ हुई, टाइम मेरे को कहाँ लग रहा है, फिर उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना। ओके,
हाँ मतलब जो गलतियां निकल रही है उसको सुधार करते जाओ, हाँ। मार्क्स इंक्रीज होते जाए। मेन मेरा यही था कि अगर एक बार कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो दूसरी बार मेरा गलत नहीं होना चाहिए। एक बार जो मेरी आंखों के आगे से निकल गया वो क्वेश्चन फिट हो जाना चाहिए दिमाग में, भाई अगली बार ये आ गया तो मेरे को सोचने की जरूरत ना पड़े, मैं कर दूं क्वेश्चन को। ओके। और इंग्लिश में वोकैब लर्न करने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, मतलब जैसे आज जो कुछ याद करा है 10 दिन तक कोई भी याद करे, आगे के 10 दिन के याद है, पिछले जो है वो भूल गए। कैसे आप वोकैब कैसे लर्न करते थे? वोकैब के लिए एक बुक बता रहा हूँ मैं आपको, क्रिस्टोफर सर की BMW बुक। उसमें क्या कि लिंक दे रखे हैं उन्होंने, हर एक वर्ड का एक लिंक दे रखा है। तो उससे क्या होता कि आप एक कनेक्ट हो जाता कि कई बार ये होता कि हमें वर्ड का ये नहीं पता लेकिन लिंक याद रह जाता था कि हाँ इसका ये लिंक था। तो एसएससी में तो हमें भाई ऑप्शन लगाना है, तो ऑप्शन से पता ही चल जाएगा कि हाँ इसका ये। तो उससे काफी हेल्प हुई मेरी। उन्होंने शायद 1000 के आसपास वर्ड दे दिए थे। पहले तो मैंने वो बुक कर ली, फिर पता चला कि ब्लैक बुक भी आती है एक, लेकिन ब्लैक बुक लिखा तो मेरे को एक फायदा हो गया कि जो प्रीवियस ईयर क्रिस्टोफर सर की बुक में थे वो उसमें मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़े। वो मिला लो 1500 के आसपास वर्ड ब्लैक बुक में आते हैं, तो 1000 वर्ड मेरे को पहले से याद थे। मेरे को जो 500 नए वर्ड थे सिर्फ वो याद करने की जरूरत पड़ी, और धीरे धीरे हो जाता है। बाकी रिवीजन सर फिर वही बात है कि एक बार आपने आज 20 वर्ड किए, ज्यादा ना करो सर, कम कर लो, लेकिन धीरे धीरे करो और रिवीजन साथ में रखो सर। वही कि 5 दिन करो और लास्ट जो 2 दिन बच गए उसमें फिर उसकी रिवीजन करो। जितना पढ़ो उसको दिमाग में याद रखो। एग्जाम में हमें ये थोड़ी कि ज्यादा पढ़ के जाना, हमें तो करना है ज्यादा से ज्यादा रिटेन करके जाना है कि जो कुछ आएगा उसमें से अपना ठीक करना है। ओके। आप अभी बता रहे थे ऑफ कैमरा एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है, जैसे मॉक में तो बहुत अच्छा कर रहे हो, जब एग्जाम हॉल में बैठते हो एक अजीब सा प्रेशर फील करते हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया तो बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं उसी में, क्योंकि टाइम का ही खेल है। टाइम का खेल। तो एग्जाम प्रेशर को कम कैसे करा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, कैसे हैंडल करा अगले अटेम्प्ट में? वो सर मैंने विकास ताया सर हैं, उनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, उन्होंने एग्जाम से एक दिन पहले एक ऑडियो डाला था। AIR 7। हाँ विकास MU में उन्होंने यही बताया था कि भाई वहां जाओ, थोड़ी मतलब किसी से ज्यादा बातचीत मत करो, अपना जाके मेडिटेट करो, सांस लो। और ये बोला कि भाई जो तुमने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, सभी ने उतना ही पढ़ा है, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसको सब कुछ आता है। तो ये सोच करो जो तुम्हें आता है वो तुम कर रहे हो, और जो तुम्हें नहीं आता वो किसी को नहीं आता। और सर जिस टाइम पे मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो उस टाइम पे थोड़ा ये भी हो गया था कि एक तो जॉब मिल गया था तो थोड़ा प्रेशर रिलीज भी हो गया था। बाकी यही है सर कि ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, उसी से वही बात है सर, एग्जाम इजी आता है, 80% एग्जाम इजी आता है, वो 20% जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये देखना कि ये स्किप करने वाले हैं। अगर आपसे नहीं हो तो स्किप कर दो इसको, एटलीस्ट वो तो करो जो सब कर रहे हैं। सर देखो एसएससी में भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो सब कर रहे हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करके तब आपको जॉब मिलेगी। तो अगर आप उसी को गलत कर देंगे जो सब कर रहे हैं टेंशन में एग्जाम प्रेशर में, तो फिर आप तो पहले ही बाहर हो गए। तो एटलीस्ट वो तो करो जो सब कर रहे हैं, जो इजी पार्ट आ रहा है एग्जाम का पहले आप वो अटेम्प्ट करो, फिर बाद में अगर मान लो जो कोई स्किप किया आपने उसको बाद में देख लो अगर टाइम बचा है तो। ओके। जो नए बच्चे तैयारी में आ रहे हैं, तो आपको अभी इतना टाइम हो गया इसमें, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी गलतियों से उनको बचना चाहिए, या फिर आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो, आपके आसपास में तैयारी लोग कर रहे होंगे, आप देखते हो यार ये तो ये चीजें गलतियां कर रहे हैं, अगर ये सुधार कर ले तो उनका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है, क्योंकि आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। सर एक तो रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखने पड़ेंगे। आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी कुछ भी बुक बता रहा है कि ये वाली पढ़ो, इन्फ्लुएंसर आ गए हैं कि ये वाली बुक बहुत जरूरी है, उन्होंने वो बुक पढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि ये वाली इससे होता है सिलेक्शन। सर सोर्सेज अपने लिमिटेड रखो, और सर मेन होता है कि रिवीजन का, फिर मैंने इतनी बार बता दिया कि रिवीजन सबसे जरूरी है, जो मैंने फर्स्ट टाइम पे मिस की थी लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने उसका ध्यान रखा है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। एक तो सोर्सेज लिमिटेड हो गए, और सर ज्यादा उसमें वो ना करेंगे, जैसे आजकल बोलते हैं कि 3 महीने में कर दिया, 4 महीने में कर दिया। सर ये एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा आपको, पेशेंस रखना। हाँ पेशेंस बहुत जरूरी है सर। अगर इतना ही आसान तो सब कर लेते हैं, अब कुछ चीज है जो मुश्किल है तो उसमें टाइम तो लगेगा। अब मैं बोलने को तो मैं भी बोल दूं, तो मैंने बता दिया कि 3rd ईयर में तैयारी शुरू कर दी थी, जो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था वो मेरी ग्रेजुएशन के जस्ट 3 महीने बाद था। बोलने को तो मैं भी बोल दूं कि मैंने 3 महीने में कर दिया, लेकिन फिर ये बच्चे मिसगाइडेड हो जाते हैं इससे। तो बताना जरूरी है कि भाई मैंने भी इतना टाइम लिया था, बस मैं थोड़ा पहले तैयारी में लग गया था, इस वजह से थोड़ा जल्दी सिलेक्शन हो गया।
बाकी आजकल बता दे कि 4 महीने में खेल खत्म है, वो उससे कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा सर। आपके सीन उसमें केस में एक अच्छी बात ये रही कि आपने डिसीजन बहुत जल्दी बना लिया कॉलेज टाइम में कि मुझे एसएससी करना है। हाँ सर, तो उस हिसाब से माइंड प्रिपेयर था। तो ये भी है कि अगर जो तैयारी में आना चाह रहे हैं तो डिसीजन पहले ले लें, अगर ग्रेजुएशन करने के बाद सोचेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा निकल। वो तो है सर, आज के टाइम पे दिक्कत ये है कि बच्चा कॉलेज के बाद जाने के बाद सोचता है, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ये सोचता है कि अब करूँ तो करूँ क्या। फिर उसको पता चलता है भाई एसएससी नाम की वो चीज है, फिर वो शुरू करता है। फिर उसमें जब उसको 1 से 2 साल लगते हैं तब उसको प्रेशर फील होता है। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन में 1-2 साल दे दे, ग्रेजुएशन के 1-2 साल बाद मिल जाए नौकरी, तो उसको इतना ज्यादा फील नहीं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल लेंगे और फिर भी आपके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो अलग प्रेशर होता है। तो जो बच्चे अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं सर, तो कॉलेज से अपना बेस बनाना शुरू कर दें तो काफी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। और एग्जाम प्रेशर फिर उनको कम फील होगा। मतलब एग्जाम प्रेशर तो रहता है लेकिन बाकी का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, थोड़ा मोटिवेशन के बारे में बताओ, आप कैसे मोटिवेट रहते थे, कंस्टेंटली कैसे पढ़ाई करी आपने? क्योंकि दिक्कत ही आती है, 3 महीने पढ़ लिए बच्चे, 4 महीने पढ़ लिए, फिर 20 दिन का गैप हो गया, फिर वो पढ़ाई करने बैठते तो पीछे जो पढ़ा था फिर भूल गए, वहीं से फिर शुरू कर रहे हैं। मतलब सिलेबस ही पूरा नहीं कर पा रहे। कई सालों से देख रहा हूँ, 3-3 साल हो गए मुकेश नगर में उनको वही चीजें नहीं कर पा रहे। तो क्या मोटिवेशन था सबसे बड़ा कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है? सर ये तो वही था कि भाई अच्छी जिंदगी चाहिए तो नौकरी तो चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारे साथ हमारे साइड इंडस्ट्रीज आ चुके हैं, तो जमीन वगैरह हमारी पहले ही वो हो चुका है कि जमीन बहुत कम है हमारे साइड। हाँ। तो अब उसके लिए यही था कि, और हमने तो सर देखा है जैसे गांव में किसी को नौकरी मिलती तो एक अलग सा वो मिलता है भाई, हाँ इसको रिस्पेक्ट मिलती है, ऊपर से सर फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता बंदा। घर वालों की भी थोड़ी टेंशन कम हो जाती है, तो घर वाले इतने सालों से हमारे लिए कर रहे हैं तो हमारा भी तो बनता है कि कुछ उनके लिए भी किया जाए। तो वही मेरे पेरेंट्स थे, उनके लिए किया, तो खुद के लिए भी था कि भाई चलो अब इतनी पढ़ाई की है कुछ एंजॉय करने के लिए, तो फिर ठीक है नौकरी लगने के बाद एंजॉय है। इससे पहले मैंने इंटरव्यू करे थे कुछ, उसमें बहुत सारे बीटेक वाले स्टूडेंट थे, तो लोगों का कमेंट आ रहे थे कि यार बीटेक करा है उसने, उसका तो सीजीएल हो ही जाएगा, आपने बीए करा है राइट, और मतलब आप ऐसे नॉर्मल कॉलेज से करा, आपने जाना नहीं पड़ा वहां इतना ज्यादा। और आप स्कूल में कैसे स्टूडेंट हुआ करते थे? मतलब इसमें ये दिक्कत है बच्चों की, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं उनका ही सीजीएल होता है, तो वो इफेक्ट पड़ता है। आप कैसे स्टूडेंट थे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में? देखो थोड़ा बहुत तो रहता है, बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूंगा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत रहता है। जैसे मैं 10th तक ठीक था, फिर मैंने जिस 12th में था तो 12th में एक बार प्री बोर्ड में फेल वगैरह हो गए थे, तो उस टाइम पे ये पता चला कि यार दिक्कत हो गई। फिर पढ़ाई की 12th में, फिर स्कोर ठीक आ गया 12th में, लेकिन फिर मेरे को ये पता चला कि एक शॉर्ट टाइम में मेहनत करने से आपका जो आउटपुट है वो आप मतलब अच्छा भी आ सकता है, खराब भी आ सकता है, लेकिन एक जो लंबी तैयारी होगी उसमें आप डेफिनेट श्योर हो जाओगे कि हाँ मैंने इतने लंबे टाइम तक, उसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर लंबा टाइम है तो थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो भी काफी टाइम मिल जाता है आपको, अच्छी तैयारी हो जाती है। तो मेरा ये तो हो गया था कि हाँ थोड़ा लंबा टाइम देंगे लेकिन अच्छे से तैयारी करेंगे, तो उसमें ये रहता कि हाँ थोड़ा जल्दी कर लें तो उससे ठीक रहता सर। जब आपने ज्वाइन करा तो आप ज्वाइन करने के बाद जब आप डेली जाते तो आपके आसपास सभी ऑफिसर ही हैं, सबने मतलब सब सिलेक्टेड ही हैं ऑलरेडी, तो उनके साथ रह के आपने क्या ऑब्जर्व करा कि ऐसी क्या क्वालिटीज उनके अंदर जो कॉमन होती है जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन हुए, वो ऑफिसर बन पाए, बाकी जो एस्पिरेंट 4 साल 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या ऐसी नंबर ऑफ क्वालिटीज एक एस्पिरेंट को अपनी तैयारी के दौरान डेवलप करनी चाहिए ताकि वो जल्दी मतलब बन पाए? सर एक तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब आप बता रहे कि 4-5 साल से, वो 4-5 साल से तैयारी नहीं करे, वो बीच में छोड़ देते होंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया कि अगर लगातार 1.5-2 साल कोई बंदा पढ़ा है बढ़िया अच्छे तरीके से तो उसका मोस्टली सिलेक्शन हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत सर लक फैक्टर भी रहता है एसएससी में, आपके जैसे जो नया पैटर्न है उसमें थोड़ा लक फैक्टर भी रहता है। बाकी सर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आपने 2 महीने के लिए भी छोड़ दिया तो वहीं आप आउट ऑफ कंपटीशन हो जाओगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ठीक है आपका आपकी बार नहीं हुआ तो अगले साल के लिए ट्राई कीजिए, जब तक आपको ये लगता कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बीच में ना छोड़े सर। 2 महीने का ब्रेक भी आपको मतलब बहुत पीछे लेके जा सकता है। कंसिस्टेंसी देखे मैंने। और सर एक थोड़ा वही था, सबने ये एक ही चीज बताई कि सोर्सेज हमारे बहुत लिमिटेड हो गए थे लास्ट में। जैसे शुरुआत में तो सबको ये बुक बता दी, किसी ने ये बता दी तो सब बुक्स ले आए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लास्ट में कि सोर्सेज लिमिटेड को रिवीजन मल्टीपल कर लो अपने। अभी जब आप ऑनलाइन ऑब्जर्व करते हो, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप बने हैं, तो आप कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये चीज तो मतलब टाइम वेस्ट कर रही है बच्चों का, इन चीजों से बचना चाहिए, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे?
एक तो सर ये आजकल इन्फ्लुएंसर मीटअप जो कर लेते हैं हाँ। कि आज वहां मिलते हैं वहां मिलते हैं। भाई बच्चे को पढ़ने दो यार, मेंस उसका आने वाला, तुम मीटअप कर ही जा रहे हो। ये तो मुझे भी लगता है, मतलब हाँ। क्या मिलेगा वहां जाके? कुछ नहीं सर, वो बस अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रही है कुछ और, बच्चों का कुछ फायदा नहीं है। वो 200-300 रुपए की बुक मिल जाती है, हाँ, बुक भी देते हैं हाँ। बहुत, वो खरीद लो आप। वहां जाने से अच्छा आप खुद खरीद लो। हाँ। और सर ऊपर से फिर रील ने कुछ ज्यादा ग्लैमरस कर दिया है सरकारी नौकरी को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब हाँ रिस्पेक्ट मिलती है आपको, एक ओहदा मिल जाता है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो आप, लेकिन वो भी एक लिमिटेड है। फिर वही बात है कि सरकारी नौकरी है, आप नौकर हैं, ये नहीं कि वही बिल्कुल राजा महाराजा हो गए। तो वो रहता है सर, अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना बनाएं कि भाई मैं वहां जाऊंगा तो ही हो जाए। फायदा मिलता है सर सरकारी नौकरी में होने का, आपका जो कुछ काम अटकता है, मतलब आप अप्रोच लगवा सकते हैं तो ये हो जाता है, थोड़ा बहुत आपको मिलता है इससे फ्री हैंड मिलता है कि भाई हाँ मेरा कुछ काम है तो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में थोड़ा और बताओ आप पोस्ट के बारे में। ये सो जो बत्ते हैं, जैसे रील वगैरह पे तो बहुत कुछ देख रखा है बच्चों ने कि गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, वो सब भौकाल होता है उस टाइप का, कुछ ऐसे मिथ जो इंटरनेट पे चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताओ। बाकी क्या रूटीन होता है, आप कितने बजे ऑफिस जाते हो, कब छूटते हो, क्या काम होता है वहाँ? सर गाड़ी का तो देखो ये कि गाड़ी शायद यूएस के बाद मिलनी शुरू होती है, अंडर सेक्रेटरी लेवल के जाने के बाद। एएसओ और एसओ पे वो गाड़ी नहीं मिलती। और रही बात काम की, तो सर नॉर्मल वर्कलोड बिल्कुल नॉर्मल रहता है। कुछ सेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा सेक्शन मिला। कुछ सेक्शन होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, कुछ होता है बहुत कम रहता है। और मतलब अगर एवरेज देखा जाए तो नॉर्मल है। आप दिन में अगर 2 से 3 घंटे काम करोगे 8 घंटे की नौकरी में, तो आप लगभग कवर कर सकते हो अपना काम। और सर रूटीन रहता है कि सुबह 9:30 बजे तक आप ऑफिस में आपको जाना पड़ता है और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक आपको छोड़ देते हैं। हाँ, तो इतना कुछ हेक्टिक नहीं है। ट्रांसफर का तो कुछ होता नहीं? ट्रांसफर की कोई दिक्कत नहीं सर, पूरी जिंदगी दिल्ली रहोगे। हाँ, और सर बीच में ब्रेक वगैरह मिलते रहते हैं, लंच 2 घंटे का हो जाता है तो ये फायदा ठीक है इसे। ओके, चलिए लगभग सारी बातें कर ली हमने। अगर कुछ छूट रहा है, फिर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हो नए बच्चों को, या फिर जो पुराने बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, फिर अभी मेंस दे रहे हैं, लास्ट में क्या बोलोगे आप? जिसको सरकारी नौकरी चाहिए उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर इतनी आसान चीज होती तो सभी ले लेते सर। और एक बार जब सोच लिया कि नौकरी लेनी है तो जी जान लगा दो। अब ये अटेम्प्ट के चक्कर में क्यों पड़ना कि फर्स्ट में लेंगे सेकंड में। अगर लेनी है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लेके निकलो, कंपटीशन से बाहर निकलो। ये आपका प्रेशियस टाइम है सर, 21 से 30 साल की उम्र का प्रेशियस टाइम। अगर आप इसको इसमें वो कर दोगे तो फिर क्या फायदा। मान लो 30 साल की नौकरी मिली तो क्या फायदा रह जाता फिर उसका। तो यही है कि सर पहले 21 से 24 साल के बीच में अगर आपको नौकरी मिल जाती तो सबसे बेस्ट है। तो इसी की, और फिर वही बात है सर, अपने सोर्सेज एक बार मैं वही बताना दूंगा कि सोर्सेज लिमिटेड रखें। मेन फोकस ये है कि सोर्सेज लिमिटेड और रिवीजन मल्टीपल, इस पे फोकस करें। मैं तो यही स्ट्रेटेजी हुई थी बाद में कि मोस्टली अपने इस पे फोकस करें। ओके, चलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलके। आई होप साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो देख के, मोटिवेशन मिला होगा। और जो तैयारी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो दिए लोकेश भाई ने, रिवीजन के बारे में बहुत फोकस करा। रिवीजन पे बहुत बार बोला है तो इसका मतलब है रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है, ठीक है। और सोर्सेस लिमिटेड रखने हैं, ये इस वीडियो का सार है। बाकी तैयारी शुरू कर दो अगर नहीं करी है। बाकी आप जो पोस्ट के बारे में इन सब के चक्करों में पड़ रहे थे वो बात की बात है। आप तैयारी उस लेवल की करो कि आपको सारे पोस्ट मिल रहे हो, फिर आप रिसर्च करो कि आपको कौन सा पोस्ट लेना है और उस पोस्ट को आप उसमें फिल कर दो। बाकी आपके लिए हम ऐसे ही अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, वहाँ टॉपर्स के नोट्स वगैरह और जो भी फ्री मटेरियल होता है हम आपके लिए शेयर करते रहते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।